सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। तो आज हम सॉल्यूशन के पार्ट टू को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों की हाईली डिमांड के बाद हमें इस पार्ट को लेके आना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सॉल्यूशन के पार्ट वन में पढ़ा था, आज हम उसके आगे से ही उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज से हम हेनरी लॉ से शुरू कर रहे हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो सो हेनरी लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of a gas present above the surface of liquid or solution। अगर हम हेनरी लॉ के एक्सप्रेशन की बात करें तो वो P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। अब हेनरी लॉ की जो डेफिनेशन कहती है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस है किसी लिक्विड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड की। जो उस पे लगने वाला पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्सप्रेशन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें उसी चीज़ को डिनोट कर रहा है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। और इसका जो ये के एच वैल्यू है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं, आपको पता होगा, तो के एच कोई कांस्टेंट आता है। तो क्योंकि हम हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसे समझते हैं तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर हम समझें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड और सॉल्यूशन। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें कौन देता है? हेनरी लॉ देता है। इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम बहुत से न्यूमेरिकल्स लगाने में इस टाइप के एक्सप्रेशन का बहुत ही यूज आता है। तो आप इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा जो कि P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और के एच डिनोट करता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। अब हमने जब हेनरी लॉ को जान लिया तो अब हम कुछ हेनरी लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्लाइड को पढ़ते हैं जो कि कह रही है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हेनरीज लॉ। डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट केएच वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, दैट इज केएच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। तो जैसा कि ये पॉइंट कह रहा है कि हर जो केएच की वैल्यू है, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है, वो हर गैस के लिए एक अलग अलग वैल्यू निर्धारित है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? Higher the value of KH at given pressure, lower is the solubility of gas in a given liquid। अगर किसी प्रेशर पे देखा गया कि अगर हम KH की वैल्यू को हाई करते हैं तो देखा गया कि सॉलिबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस क्या हो रही है? लिक्विड में डिक्रीज हो रही है। वही हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पता कर लें तो टेम्परेचर में अगर हम KH की वैल्यू को पार्टिकुलरली इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो जिससे हमें क्या ऑब्टेन हुआ? इट इंडिकेट्स दैट सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमारी जो सॉलिबिलिटी है सॉल्यूशन में वो डिक्रीज करती जा रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो हेनरी लॉ हमने पढ़ा, जो P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम इसे कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं या हमने कहाँ कहाँ इसे देखा हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेवरेज जो हमारे आसपास मिलती है और हम उसे पीते हैं, उसमें आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, क्योंकि आप जब उस बॉटल को ओपन करते हैं तो एक एफरवेसेंस उसमें से निकलती है प्रेशर के साथ और उसमें से झाग उत्पन्न होता है। तो वो जो एफरवेसेंस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण होती है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हेनरी लॉ के ही प्रिंसिपल पे उसमें प्रेशराइज करके लिक्विड में डिसॉल्व की जाती है। तो वही एक हेनरी लॉ का एक बेस्ट एप्लीकेशन भी है, इसीलिए मैंने स्लाइड में उसको डाला। और आपने देखा होगा जो स्कूबा डाइविंग की जाती है, पानी के अंदर जाते हैं लोग वो सिलेंडर लेंडर बांध के, तो उसमें जो सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो भी कंप्रेस्ड करके भरी जाती है। ओके, तो उसको भी इसी हेनरी लॉ के प्रिंसिपल पे ही भरा जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब हम जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट वन में सॉल्यूशन के मोलारिटी और मोलालिटी को डिस्कस किया था। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें कई बार स्टूडेंट्स को जो है कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो जाती है और वो मोलारिटी का कॉन्सेप्ट मोलालिटी में लगा देते हैं और मोलालिटी का कॉन्सेप्ट मोलारिटी में अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो न्यूमेरिकल्स है उसमें उनको बहुत ज़्यादा एरर मिलता है। तो चलिए, मोलारिटी क्या है? जब भी आपको लिटी शब्द दिखे आखिरी में तो मतलब वहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट दिया होगा उसका जो मास होगा वो हमेशा केजी में होगा। और यदि हमें रिटी आखिरी में देखने को मिले
जिसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। तो इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमें आखिरी में किस में प्रेजेंट होगा, वो लीटर में हमें दिया हुआ होगा। यही एक बेसिक डिफरेंस है और इसी को हमें फॉर्मूले में पकड़ना होता है। इसी से हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं मोलारिटी का या मोलारिटी का, और सॉल्यूशन को निकालते हैं उसके फॉर्मूला के बेसिस पे। अब आइए हम जानते हैं कि कुछ नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी कहता है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ग्राम इक्विवेलेंस, अभी देखिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है आपके बीच, ये ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस कुछ और नहीं है। फॉर्मूला उसका अगर आप ग्राम इक्विवेलेंस का देखें तो क्या है, गिवन मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे आप सोडियम का निकाल रहे हैं तो यहाँ आप सोडियम का मास लिखेंगे और इसका इसका इक्विवेलेंट वेट उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस आ जाएगा। ओके, तो ये वही ग्राम इक्विवेलेंस की ही बात कर रहा है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सपोज मान लीजिए आपने NaCl लिया और उसको 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया। ओके, तो आपका जो सॉल्यूट था वो क्या था, NaCl, सॉल्ट, और जो सॉल्वेंट था वो था आपका वाटर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उसकी नॉर्मेलिटी बताइए। तो अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि क्या है, ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब हम यहाँ पे जो हमारा सोडियम मेटल है जो हमने उसका हम यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राम्स में वेट लिखेंगे और इक्विवेलेंट वेट से उसके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ एक ग्राम इक्विवेलेंस मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं इसके बिहाफ पे। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी क्या है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसके द्वारा कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है। उसकी लिमिट कह लीजिए कि वो जितना हद तक उसमें डिजॉल्व हो सकता है, वही उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो 12th क्लास का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी, बोर्ड्स वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि आप इसे डिफाइन कीजिए, डिफाइन रॉल्स लॉ, या रॉल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, या उसका ग्राफ पूछ लिया जाता है कि ग्राफ कैसा होता है। तो इसको थोड़ा आप डिटेल में पढ़िएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component in a solution is directly proportional to mole fraction। तो सॉल्यूशन में ईच कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यही ये कह रहा है। तो जैसे आप इसके एक्सप्रेशन को भी देख पा रहे हैं, तो P1 इक्वल टू P0 1 × X1। ये P0 है, प्योरेस्ट स्टेट को डिपेंड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है इसमें, और ये उसी कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा है। X1 उसका मोल फ्रैक्शन है। सिमिलरली अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात कर लें तो वो P2 से डिनोट कर लेंगे, उसके प्योरेस्ट फ्रैक्शन को हम P0 से, और X2 उसके मोल फ्रैक्शन को। ओके, आई होप आप इसको समझ पाओगे। आइए इसके ग्राफ को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट को रखा गया है और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को रखा गया है। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हमने सॉल्वेंट और मोल वेपर प्रेशर को इंक्रीज किया तो उनका जो बीच का ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन आया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रॉल्स लॉ का जो ग्राफ बनता है उसमें स्ट्रेट लाइन आती है। ये कई बार MCQs वगैरह में भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए रॉल्स लॉ की ही एप्लीकेशन को इन्होंने थोड़ा और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है कि बाइनरी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको, फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन के, कि बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स मिलके सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए पी ए और पी बी मिल के फॉर्म कर रहे हैं। और रॉल्स लॉ की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे पी ए जो है वो किसके बराबर है, एक्स ए, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है। सिमिलरली पी बी भी उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है। जो पी बी का वैल्यू होगा वो पी बी के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। जैसा कि आपने इस स्लाइड में देखा होगा, ये P0 1 करके डिनोट है, P0 2 करके। तो इसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है जो प्योर स्टेट में है। ओके, सिमिलरली यही कुछ डिनोशंस हैं। आइए अब हम कुछ लिमिटेशंस जान लेते हैं। भाई हर चीज़ की एक अपनी लिमिट्स होती हैं और हर चीज़ की एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जैसा कि रॉल्स लॉ की भी है। रॉल्स लॉ इट्स एप्लीकेशन ओनली
टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कुछ ऐसे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे ही एप्लीकेबल है, कंसेंट्रेट या हाईली कंसेंट्रेट सॉल्यूशन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली। ये अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे ये आया निकल के कि ये टर्म लिख के आ रहा है जो नॉन वोलेटाइल। अब आप ये जानिए कि ये नॉन वोलेटाइल क्या चीज़ होती है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में डिफरेंस पहले आप समझिए। नॉन वोलेटाइल वो होता है जो चीज़ वेपराइज ना हो पाए। जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे आप मिल्क ले लीजिए। मिल्क अगर आप खुले में रख देंगे और एक टाइप में आप अल्कोहल रख देंगे तो अल्कोहल आपकी वेपराइज कर जाएगी। या आप पेट्रोल रख देंगे एक बीकर में, या एक बीकर में आप मिल्क रख देंगे तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, आपका वेपराइज हो जाएगा। तो जो वेपराइज हो जाती हैं चीज़ें उसे हम वोलेटाइल बोलते हैं, और जो वेपराइज नहीं होती हैं उसे हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली। तो ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है जो वोलेटाइल नेचर के नहीं होते हैं। ओके, नो, मार्क माई वर्ड्स, जो वोलेटाइल नेचर के नहीं होते हैं ये सिर्फ उस पे एप्लीकेबल होता है, वॉलेटाइल पे एप्लीकेबल नहीं है ये। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूट विच डिजॉल्व और एसोसिएट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये उन सॉल्यूट्स पे भी निर्भर नहीं करता है कि जो पानी में जाके खुद को डिसोसिएट कर देते हैं या दूसरे सॉल्यूट से बॉन्ड बना लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाके। ठीक है, आई होप आप ये 3 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप इस स्लाइड को रिमाइंड करके दोबारा से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब रॉल्स लॉ का कॉम्बिनेशन विद डेल्टॉन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से देख लेते हैं। अब हमने देखा कि पी टी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये तो हमारा रॉल्स लॉ था जो बराबर है किसके, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। उसी को इन्होंने कॉमन कर लिया है और ये वैल्यू आ गई है। आप यहाँ से पी ए और पी बी को कॉमन कर लेंगे तो यही वैल्यूज आपकी आ जाएगी। ऑपरेशन जो है वो अरेंज किया गया है। आप यहाँ से एक्स ए को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ओके, अब यहाँ पे टर्म माइनस डिनोट किया गया है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब पी टी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइडल सॉल्यूशन की बात करी गई है, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन की। आप सिंपल वर्ड्स में बस ये ध्यान रखिए, आइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जो पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन को फॉलो करते हैं, और जो नॉन आइडल होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव जीरो होती है, नेगेटिव नहीं होती है। नो हीट शुड बी एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग मिक्सचर। और डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होती है, नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑन मिक्सचर देखा जाता है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नॉन आइडल सॉल्यूशन का ये ग्राफ है, बस इसमें ग्राफ ही इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा इसमें और कुछ पूछा नहीं जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये ग्राफ डिज़ाइन कैसे है। कई बार क्वेश्चंस में ये ग्राफ ही आपको अलग अलग 4 ऑप्शंस में बना के दिया जाता है और आपसे कहा जाता है सही वाले को मार्क करिए। तो इसकी आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लोब्स इसमें बनाए गए हैं वो किस पैटर्न पे बने हैं, बस यही पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन दिखाया गया है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, और डेल्टा वी लेस देन जीरो है। नेगेटिव डेविएशन जब दिखाया जाएगा या आपको कहा जाए नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बताइए, तो ये ध्यान रखिएगा उसमें डेल्टा एच की जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, और डेल्टा वी वेपराइजेशन की भी जो है वो लेस देन जीरो है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे टीबी नाम से भी डिनोट किया गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम समझने से पहले एक कंडीशन समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई लैब में रिएक्शन करते हैं और उसे हम बर्नर के ऊपर हीट होने के लिए चढ़ा देते हैं। ओके, तो जब वो धीमे 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 हीट को एब्जॉर्ब करता है तो होता क्या है, उसका टेम्परेचर राइज करता है। तो सपोज मान लीजिए पहला उसका टेम्परेचर 10 डिग्री था, अब हम हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया। तो अब उसमें जो वेरिएशन आया वो किस चीज़ का आया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का आया, जिसको हमने टीबी से डिनोट किया है। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में दिखाया भी जा रहा है आपको। डेल्टा टीबी की वैल्यू है डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट। टीबी नॉट हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, उसी का हमारा डिफरेंस है ये। ओके, इस ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इस टॉपिक का पार्ट है इसलिए मैंने स्लाइड में डाला है। आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ बस आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे वेपर प्रेशर भी कॉन्स्टेंटली सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का दोनों का बढ़ेगा। वही सपोज आप एक बीकर में रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हो तो उसमें सॉल्यूशन और सॉल्वेंट आपका दोनों मौजूद है, और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मे बी वो दोनों का ही बढ़ेगा।
ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ गर्म होगी तो सॉल्वेंट भी उस हीट को एब्जॉर्ब करके राइज़ करेगा और सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा वो भी राइज़ करेगा। उसका अगर हम डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा तो हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू निकालेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ लेते हैं जिसको पाई से डिनोट किया जाता है। इस स्लाइड में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें ऑस्मोसिस जान लेना चाहिए क्या होता है। पहले आप इस डायग्राम पे थोड़ा नज़र डालिए और देखिए कि ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है आपसे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रेड लाइन से डिनोट है ये एक तरह की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसे आप झिल्ली भी बोल सकते हैं हिंदी में। और इसके बीच में यहाँ पे आप दोनों साइड देख रहे हैं कि ये बीच में लगाई गई है और दोनों साइड सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहाँ पे भी भरा हुआ है, तो ये इसकी सेकंड स्टेज दिखाई जा रही है आपको। अब आइए वापस हम आते हैं अपने उस पे थ्योरी पे। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक फिनोमिना है, क्या है? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए यहाँ से यहाँ आना, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, वही कहलाता है ऑस्मोसिस, जिसको पहली बार ऑब्जर्व किया था एबे नॉटे ने। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए हाईलाइट भी कर दिया है, कई बार एमसीक्यूज वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ऑस्मोसिस आपको पता चल गया क्या है? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो है ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। ओके, आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम में आपको डिस्कस किया गया कि ये चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो पूरी तरह इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से थोड़ी देर में ट्रांसफर होते 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 पूरी तरह इस रीजन में भर के आ गई। इससे पास हो गई, किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट, ये डाइल्यूट फॉर्म था और यहाँ पे क्या है? उसका कंसंट्रेट फॉर्म है। ये पूरी तरह क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन्स भी कई टाइप की होती हैं। एनिमल स्किन्स भी यूज़ करी जाती है, कई जगह आपका प्लांट का भी मेम्ब्रेन्स वगैरह का। अब आजकल एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी तो पार्चमेंट पेपर्स वगैरह आते हैं। और केमिकल प्रोसेस से अगर हम देखें तो ये इस टाइप का कंपाउंड हमें देखने को मिलता है जो कॉपर और आयरन से रिलेटेड सॉल्ट होता है आपका। इस टाइप की भी यूज़ किए जाती हैं एज अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन बनाने के लिए, जिसको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस को भी इस स्लाइड में दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, जिसको एक्सो ऑस्मोसिस बोला गया है और एंडो ऑस्मोसिस बोला गया है। पहले आप आइए इस इमेज के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, मुझे उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस का आपको एक ये डायग्राम दिखाया गया है। आप पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ एन आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम सेल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये, जैसे सपोज आप एक ग्रेप्स लीजिए, तो ग्रेप्स को आपने देखा कि यहाँ पे अगर हम धूप में उसको रख दें तो उसमें से क्या हो जाएगा? वो एब्जॉर्ब वाटर जो उसके अंदर एब्जॉर्ब है वो इवेपोरेट हो जाएगा और धीमे से वो सूख जाएगी। जैसा आप किशमिश खाते होंगे रेजिन, तो वो क्या है? ग्रेप्स का ही सूखा हुआ वर्जन है। तो उसी का एग्जाम्पल हमने इसमें डाला है कि एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो हमारा जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसमें से वाटर निकल जाता है बाहर सराउंडिंग में। और एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सिस्टम से बाहर की सराउंडिंग से सिस्टम में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। सपोज अगर हम इस रेजिन को पानी में डाल के छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी? थोड़ी देर में स्वेल कर जाएगी। क्यों स्वेल करेगी? क्योंकि इसके अंदर पानी जो हम जिसमें इसको डिजॉल्व करेंगे, डिजॉल्व के मतलब भिगो के रखेंगे जिसमें, वो इसमें क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वही उसका विपरीत अगर हम इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें ग्रेप्स को, तो वो थोड़ी देर में श्रिंक कर जाएगा। क्यों श्रिंक कर जाएगा? क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन उसके अंदर का वाटर कंटेंट अपने बाहर घसीट लेगा। तो एक्सो ऑस्मोसिस में सिस्टम से सराउंडिंग की साइड वाटर का फ्लो बाहर की तरफ जाता है, और एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सराउंडिंग से सिस्टम के पास वाटर का फ्लो अंदर आता है। ओके, ये देखिए यहाँ इनवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड है, यही एक इसका बेसिक डिफरेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं, जिसको हमने थर्ड स्लाइड, अभी जो प्रीवियस थर्ड स्लाइड थी उसमें देखा था। तो इसको डिनोट करते हैं हम पाई से। जो पाई का सिंबल है आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, तो जहाँ भी पाई दिखे समझ लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का ये डायग्राम पहले आप देख लीजिए ताकि आप बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अपरेटस ऐसा डिज़ाइन है जिसमें बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है और दोनों तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉरी, अब सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ आपका सॉल्वेंट है।
ऑस्मोटिक प्रेशर की अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन हायर कंसेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बराबर है जो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा हायर कंसेंट्रेशन साइड पे लगाया जा रहा है। अब जिस साइड भी, जैसे ये पाई आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस साइड से अप्लाइड हो रहा है। अब इधर से जब अप्लाई हो रहा है तो होगा क्या कि इधर के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, भाई जैसे आपने पिस्टन वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में कि इधर से अगर हम पिस्टन दबाएंगे तो इधर का जो सॉल्यूशन है वो इसके थ्रू मूव होकर इधर आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई है कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ डिनोट भी किया गया है। अब जब वो यहाँ पे अप्लाई होगा तो होगा क्या कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो यहाँ से सॉल्यूशन मॉलिक्यूल है वो होके सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर किससे डिनोट किया गया है, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया है। जितना ज़्यादा ये यहाँ लगेगा उतना ज़्यादा यहाँ से मॉलिक्यूल्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, सॉल्वेंट की तरफ हो जाएंगे। यही इसमें बताया गया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन हायर कंसेंट्रेशन साइड। जिस साइड का भी कंसेंट्रेशन हायर होगा उस साइड से प्रेशर लगेगा और उसके अपोजिट साइड की तरफ क्या हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स भाग जाएंगे सारे। इसको हमने पाई से डिनोट किया है। द एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। अच्छा, अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि ऑस्मोसिस को, प्रक्रिया को प्रिवेंट किया जा सके, नहीं तो पूरा ही सॉल्यूशन पास हो जाएगा उसमें से। ताकि भाई ये इसको हमें बैलेंस करके रोकना है ना, ताकि ये पूरा सॉल्यूशन एक दूसरे की तरफ मिक्स ना हो जाए। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि एक दूसरे के जो बैलेंस फोर्सेस हैं उसको मेंटेन रखें, नलीफाई ना होने दे, और उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोला गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ऐसा सॉल्यूशन मान लीजिए पड़ा हुआ है जिसमें आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इतना हाई है कि जो सेपरेट करने के लिए सॉल्यूशन जिसमें डाला गया है उसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सेपरेट किया जा रहा है वो भी आपका क्या कर रहा है, उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन द सॉल्यूशन फ्रॉम विच इज सेपरेटेड फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सपोज when a plant cell is placed in a hypotonic solution, the fluid from the plant cell come out and cell shrink। अब आपने देखा होगा कि कोई भी, जैसे आप पत्ती भी तोड़ के आप बाहर रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो श्रिंक कर जाती है। क्यों श्रिंक कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर के फाइटोकेमिकल्स जितने भी होते हैं वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, सिस्टम से हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो चीज़ श्रिंक कर जाती है। इसी फिनोमिना को प्लाज्मोलिसिस भी बोला गया है। आइए हाइपोटोनिक के बारे में जानते हैं। अब सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक इफ इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच इज सेपरेटेड। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है वो सॉल्यूशन के प्रेशर से कम है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हम सेपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, वो टो सॉल्यूशन जो कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे एग्जर्ट कर रहे हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक solution बोलते हैं। These solutions have a same molecular concentration which is 0.91% solution of a pure NaCl is isotonic with human RBCs। हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक आइसोटोनिक, आइस हाइपो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक को यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आज की स्लाइड में इतना ही। यहीं पे आज हमारा पार्ट 2 सॉल्यूशन भी पूरा कंप्लीट हुआ टॉपिक, और आई होप आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। पूरा सॉल्यूशन की हमारी जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग रही। हमने बहुत इनोवेटिव स्लाइड्स के थ्रू सॉल्यूशन को अच्छे से समझा, और लगातार ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी से इंटरेस्टिंग स्लाइड्स के माध्यम से आपको पढ़ा पाएँ और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। और इसे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में इसको भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। Please like and subscribe to our channel Vision Classes.